आवाज मत करो। देखिए, अभी हम वंश नहीं पढ़ रहे, हम एक रियासत के तौर पर मेवाड़ को समझते हैं कि जो मेवाड़ रियासत है, ये मेवाड़ रियासत जो है, आखिर इसकी स्थापना कैसे होती है, ये रियासत बनी कैसे, यहां मौर्यों का शासनकाल कब समाप्त होता है, यहां राजपूतों की एंट्री कौन से कालखंड में होती है। तो इसको समझने के लिए आपको पहले एक काल समझना होगा, 7 से 12वीं शताब्दी का काल। ये जो 7 से, आप लोगों को लिखना कुछ नहीं है, केवल समझना है। 7 से 12वीं शताब्दी का जो कालखंड है, इसको हम लोग कहते हैं राजपूतों का काल। क्या कहते हैं? राजपूतों का काल। ये जो मेवाड़ रियासत है, ये पहले मौर्यों के अधीन रही। किसके अधीन रही? मौर्यों के। तो मौर्यों के अधीन रही, और ऐतिहासिक साक्ष्य ये भी कहते हैं कि चित्तौड़ का जो प्रारंभिक पृष्ठभाग है, उसकी जो घेराबंदी है, उसका जो दुर्गीकरण है, क्योंकि आप जब हड़प्पा सिविलाइजेशन पढ़ते हैं, आपने पढ़ी होगी, तो हड़प्पा सिविलाइजेशन के अंदर दुर्ग का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर विशिष्ट लोग रहते हैं, जिसके अंदर वीआईपी लोग रहते हैं, वो होता है दुर्ग। यानी कि जिनके घरों के बाहर बाउंड्री है। क्या है? बाउंड्री, 4 दीवारी है। तो ये 4 दीवारी वाले जो लोग हैं, ये पहले से बाउंड्री के अंदर रहते थे, और ये कहलाता था दुर्ग। क्या कहलाता? या गढ़ी। इनको दो बोला जाता है, दुर्ग या गढ़ी। अभी जो दुर्गों का प्रारूप है वो डिफरेंट है, लेकिन दुर्ग की जो कल्पना है वो सुरक्षा घेरे के उद्देश्य से है, अब भी पहले भी। आजकल दुर्गों की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि ऊपर से बम गिराए जा सकते हैं। तो दुर्ग जो है, उसका मतलब ये होता है कि विशिष्ट लोगों के रहने का स्थान, या विशिष्ट लोगों के सुरक्षा का स्थान। आपसे पूछा जा सकता है, कोई बच्चा क्वेश्चन कर ले, दुर्ग क्या है? आप लोग कहोगे मिट्टी से बने हुए दुर्ग, ईंटों से बने हुए किले। तो हड़प्पा सिविलाइजेशन के परिप्रेक्ष्य में इसकी परिभाषा होती है विशिष्ट लोगों के रहने का स्थान। ये हड़प्पा सिविलाइजेशन से चलता आया, बाद में इसका अपडेट वर्जन होता है सुरक्षा के दृष्टिकोण से। किसके दृष्टिकोण से? सुरक्षा के दृष्टिकोण से। इनका प्रयोग जो है वो सुरक्षा के लिए किया जाने लगा, और मौर्यों ने आकर मेवाड़ रियासत के उस हिस्सों में, इस हिस्से में ये जो इनकी दुर्गीकरण किए, कुछ पहाड़ियों की क्या की? दुर्गीकरण किया। अब दुर्गीकरण किया, तो जब ये दुर्गीकरण इन इलाकों में हुआ, तो इसको जो पहाड़ी इलाके हैं, कौन से इलाके हैं? पहाड़ी इलाके। तो जो पहाड़ी इलाके हैं, इन पहाड़ी इलाकों के ऊपर दुर्ग बनाने के पीछे वजह क्या थी? पहाड़ी इलाकों के ऊपर दुर्ग बनाने के पीछे वजह यह है कि शत्रुओं से सर्वाधिक सुरक्षा जो है वो ऊंचे स्थानों पर हो सकती है। ऊंचे स्थानों से आप आसानी से दूसरे पर आक्रमण कर सकते हैं। ऊंचे स्थानों से आप आसानी से लंबे समय तक बरसात ऋतु से बच के रह सकते हैं, पानी के प्रभाव से बचे रह सकते हैं। इसके अलावा ऊपर के जो हिस्से होते हैं, दुर्ग के जो ऊंचले हिस्से होते हैं, यहां से निगरानी भी ज्यादा बेहतर की जा सकती है। दुर्गों को पहाड़ों के ऊपर बनाने के पीछे कारण यह है कि एक तो उसके निर्माण में जो पत्थर की जरूरत पड़ती है, वो पत्थर वहीं मिल जाता है, बिल्कुल पास से, थोड़ी दूर से वहां से लाके वहां उसको खंडों के माध्यम से चुना जा सकता है। दूसरा होता है सुरक्षा के दृष्टिकोण से। तो इसलिए आप लोगों से पहला क्वेश्चन यही बनता है कि चित्तौड़ के दुर्ग का निर्माण मान मौर्य के द्वारा क्यों कराया गया। वैसे आप लोगों के सामने इतना बड़ा प्रश्न आएगा नहीं, लेकिन आपके मन में तो सवाल आएगा ना कि मान मौर्य कहां से आ गया इन मेवाड़ों के अंदर। तो ये पूरा क्षेत्र मौर्यों के अधीन रहा। तो जैसे ही इनके द्वारा मौर्य वंश जो है वहां मगध और इन इलाकों में समाप्त होता है, यहां उदयपुर रियासत और उसके आसपास एक नई सभ्यता पनपती है, एक नया रियासत पनपती है, एक नई संस्कृति पनपती है, वो होती है मेवाड़। अब देखिए, जो मेवाड़ है, इसमें उस समय उदयपुर ये सेंटर है। ये क्या है? सेंटर। इसके अलावा पाली, राजसमंद, और ये जो भीलवाड़ा का पश्चिमी हिस्से हैं,
तो इन जो इलाके पड़ते हैं, इन इलाकों के अंदर इसका विस्तार था, प्रॉपरली विस्तार जो है वो इन इलाकों में था। उदयपुर, पाली, राजसमंद, भीलवाड़ा के पश्चिमी हिस्से, जालौर, सुरई के उत्तरी भाग मिलकर बनाते हैं मेवाड़ रियासत को। किसको बनाते हैं? मेवाड़ रियासत को। जैसे कि कछवा वंश जो है, कछवा जो है, डूडार प्रदेश जो है वो जयपुर, सवाई माधोपुर और दौसा, ये मुख्य भाग जो है वो डूडार प्रदेश है। ऐसे ही मेवाड़ रियासत में उदयपुर, पाली, राजसमंद, भीलवाड़ा, जालौर के उत्तरी भाग शामिल है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरा क्या है, जो मेवाड़ रियासत है, इस मेवाड़ रियासत की स्थापना सबसे इंपॉर्टेंट है। इस रियासत की स्थापना, देखिए कोई भी रियासत है, उस रियासत के पीछे फैक्ट होते हैं और कुछ होती हैं कहानियां। क्या होती हैं? कहानियां। तो मेवाड़ रियासत उन रियासतों में है जिनकी स्थापना के पीछे कहानियां हो सकती हैं, या साक्ष्य आधार पर कुछ साक्ष्य हो सकते हैं, कुछ जनश्रुति हो सकती है, कुछ किंवदंतियां हो सकती हैं। लेकिन हम लोग जब मेवाड़ की स्थापना करते हैं कि साहब सबसे पहले मेवाड़ रियासत का शासक कौन बनता है, तो हम किसका नाम याद करते हैं? किसका? नहीं, प्रॉपरली जो मान मौर्य जो है वो मौर्य वंश का था। मान मौर्य किसका था? मौर्य वंश का। एक जो आपने थ्योरी सुनी है, आपने एक कहावत सुनी है, हारित ऋषि वाली सुनी है? क्या सुन रखा है उसमें? गैया को दूध। और दूसरा आदमी कौन था उसके साथ? कौन सा रावल? बप्पा रावल। बप्पा रावल के बारे में क्या सुन रखा है? हाँ हाँ। अब देखो असल में हुआ क्या कि जो बप्पा रावल है, ये मैं एक थ्योरिकल बता रहा हूं, बहुत सारी चीजें थ्योरिकल है, जनश्रुति हैं, सुन लो। ये जो बप्पा रावल है ये गाय चराता था, हारित ऋषि गाय नहीं चराता, बप्पा रावल गाय चराता। और बप्पा रावल की गाय, एक जो गाय है वो घने जंगल में प्रवेश करती और फिर बहुत देर बाद लौटती, और जब लौटती तो उसके थनों में दूध नहीं होता था। कई बार 300-400 गायों में नोटिस नहीं हुआ उसे, लेकिन एक दिन उसने देखा, 2 दिन उसने देखा ये गाय जाती कहाँ है बाकी गायों से अलग होके, तो वो उस गाय के पीछे जाता है। वो जंगल में प्रवेश किया, जंगल था पूरा मेवाड़ रियासत वाला हिस्सा जो है, और वो भी प्रवेश करता है। उसने प्रवेश किया, उसने देखा कि वो जो गाय है वहां अंदर घने जंगल के अंदर एक शिवलिंग जो होता है, क्योंकि वो अभी आप पढ़ोगे उसमें वो दीवान और वो राजा वाली स्टोरी, तो वो उसके ऊपर दूध डाल रही थी, खुद ही स्वतः खड़ी होके दूध जो है वो एक जमीन पे गिर रहा था। वो ये चीज देखता है और डरता भी है कि ये हो क्या रहा है, और वो कुछ नहीं कहता, वापस लौट आता है। अगले दिन वो एक अपने मित्र को बताता है कि यार ऐसा हुआ। उसने कहा चल दिमाग खराब मत करे, पर नहीं ये हो रहा है। तो वो उसका जो साथी है वो भी दोनों आते हैं अगले दिन, और अगले दिन फिर उसी लौटते, जो लौटने का टाइम होता है, वो लौटने के टाइम पर दोनों जाते हैं और देखते हैं कि वो गाय जो है वहां पे दूध गिरा रही है। उसने कहा वाह। उसने कहा कल हम लौटेंगे तो कुछ करेंगे, इस जगह को खोद के देखेंगे, कुछ तो है। अगले दिन वो दोनों आए, और जब दोनों आए तो दोनों ने खुदाई शुरू की। रापड़े फापड़े लेके आए हुए बिन्ने खुदाई शुरू की। तो खुदाई जब कर रहे थे तब वो उसकी आवाज जो है खुदाई की, वो पास की ही कुटिया थी, जो उन्हें नहीं पता चला, पास ही कुटिया थी जो हारित ऋषि की थी। वो वहां आए और उन्होंने उनको टोका, कौन हो बे और क्यों खुदाई कर रहे हो यहाँ पे जंगल के अंदर, क्या कर रहे हो तुम लोग और आए हो कहां से हो? उन्होंने कहा साहब पास से ही आए हम लोग, हम गाय चराने आते थे, हमारी गाय यहाँ डेली आती थी और दूध गिराती यहाँ पे। उन्होंने कहा क्या मजाक कर रहे हो, मैं कितने ही सालों से इस जंगल में रहता हूं और मैंने आज तक ना तो कोई गाय देखी और ना ही कोई यहाँ ऐसा कुछ देखा। उनका रुको साहब अभी हम खुदाई करते हैं। उनका करो। तब ये खुदाई करते हैं तो कुछ ही फुट के नीचे जो फावड़ा है वो शिवलिंग में जाके पड़ता है। उनका साहब पत्थर है। उनका हाँ तो क्या जमीन के नीचे पत्थर नहीं हो सकते?
उन्होंने फिर जैसे ही खोदा तो उसका वो ऊपरला हिस्सा, फिर और खोदा तो वो शिवलिंग जो है वो निकला। उन्होंने कहा इसके नीचे तो शिवलिंग है। उसने कहा ये कैसे हो सकता है। उन्होंने कहा ठीक है, इसको यथासंभव अपनी जगह रहने दो और तुम लोग जाओ। वो लोग चले जाते हैं। अगले दिन फिर जो गाय फिर आती है और फिर उस शिवलिंग के ऊपर फिर दूध डालती है। तब हारित ऋषि जो है कहता है उससे कि तू जो है, ये जो गाय है ना ये गाय नॉर्मल है, ना ये शिवलिंग जो है ये नॉर्मल है, और ना ये जगह नॉर्मल है। हारित ऋषि को कहता है कि तुम ऐसा करो, इस जगह, इस इलाके में, क्योंकि कुछ दूर से गाय चराने आते थे, तो इनसे कहता है कि तुम इन इलाकों में मैं तुम्हें कुछ ज्ञान दूंगा, मैं तुम्हें सैन्य प्रशिक्षण दूंगा, मैं तुम्हें धनराशि दूंगा, और तुम इस जगह को विजित करो और यहां धर्म की स्थापना करो। शिवलिंग का उदय हुआ है, ईश्वर चाहते हैं कि धर्म का विस्तार हो। तब हारित ऋषि जो है उसे सैन्य प्रशिक्षण देता है बप्पा रावल को। सैन्य प्रशिक्षण दिया कई महीनों का। उसने कहा साहब मैं कैसे लड़ूंगा मौर्यों से जाके। उन्होंने कहा कि तुम्हें लड़ना नहीं है, तुम्हें अभी कबीले के जो लोग हैं, तुम्हारे जैसे जो लोग हैं, इनको इकट्ठा करो। उन्होंने इकट्ठे किए, सबके लिए आसपास की रियासतों से सामान मंगाया गया और बप्पा रावल जो है उनको तैयार करता है। और ये हिस्ट्री जनरेट होती है कि बप्पा रावल जो है मौर्यों के खत्म होते हुए शासन, मान मौर्य जो है वो खत्म होते हुए शासन की पहचान है, उनके द्वारा वो स्थापित किए गए और उनको एक सामान्य संघर्ष में हरा दिया जाता है। ये धर्म का युद्ध कह के लड़ा गया था इसको, कि हम लोग धर्म की स्थापना करना चाहते हैं। ना तो मान मौर्य मुस्लिम था, ना बप्पा रावल। तो ये एक थ्योरिकल स्टोरी है, कितनी सही है कितनी गलत नहीं पता, लेकिन कही जाती है, मानी जाती है। और ये भी कहा जाता है अभी उदयपुर रियासत में, उदयपुर, ये लोग अपने आप को एकलिंग जी का दीवान मानते हैं, शासक नहीं मानते ये लोग। तब से कहते हैं कि हम लोग, ये हमारे राजा हैं, हम इनके दीवान हैं। और इनकी रियासत ने तब से लेकर 1947 1947 तक, जब तक विलय पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किए, और विलय पत्र पर हस्ताक्षर भी दीवान की हैसियत से किए थे। तो इसीलिए ये थ्योरिकल स्टोरी अब तक चल रही है। और अब कल परसों के दिन भी एक राज्याभिषेक हुआ जिसमें विवाद हुआ है बहुत बड़ा, पत्थर मारे एक दूसरों ने। तो उसमें भी यही है कि उन्होंने दीवान के रूप में ही शपथ ली। वो लोग अब तक शपथ लेते हैं और वो प्रक्रिया अब तक चल रही है। अब इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, हम लोग इस पर ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते, लेकिन ये कहानी है जो आपके मस्तिष्क में जम जानी चाहिए कि इसके पीछे एक मुख्य वजह ये भी है। ऐसा भी कहते हैं कि जो कराची है, जो रावलपिंडी है, जहां का शोएब अख्तर था, पुराने बच्चे जानते होंगे उसको, क्रिकेटर था, तो इसकी स्थापना भी बप्पा रावल के द्वारा की जाती है। तो बताते हैं कि वहां तक उसका साम्राज्य विस्तार था। लेकिन जैसे हम मेवाड़ जो रियासत है, इसका जो अध्ययन है वो हम फैक्चुअल आधार पे करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट। ये कहानी मैं आपके नोट्स में नहीं लिखाऊंगा, बस ये आपके दिमाग का ऊपरी आवरण है कि आपको ऐसा ध्यान रखना है। और ऐसा ही नहीं कि इसी बात पे अड़े रहना है, आपके सामने जब भी कोई अच्छा तथ्यात्मक चीज़ आए तो उसको भी स्वीकार करना है। ये कहानियाँ, ये श्रुतियाँ इतिहास की ज़मीन तैयार करती हैं। बच्चों को पढ़ाने से पहले सुना देते हैं तो उनके मन में आ जाता है कि हुआ क्या है असल में। हम सीधा ही शासक लिखा दें तो बच्चा उसको स्वीकार नहीं करता, करता तो है लेकिन वो बाद में कहता है कि भैया ये राजा कहाँ से आ गया, है ना। हैं कुछ लड़कियां कहती हैं ये राजा कहाँ से आया, ये कहाँ से आया है। हाँ, ये जरूर क्वेश्चन करेंगे तुम लोग। चाचा था उनके। ये सवाल असल में मुझे भी नहीं मालूम। मैंने मेरे पिता से पूछा, पिता ने कहा, हमने बाबा से पूछा और बाबा ने कहा कि हमने यही सुना है। हाँ, नकली बात बता रहा हूँ।
हाँ ऐसे समझोगे। देखो कारण यह है कि खानवा का जो बैटल हुआ, खानवा का जो युद्ध हुआ, उस बैटल में जब बाबर के हाथों सांगा हार गया तो उसको लेके आए थे दौसा। कहां लेके आए? बसवा दौसा लाए थे ना। तो उसके साथ बहुत सारे सामंत और लोग उसके पीछे पीछे आए, लेकिन वहां उसके साथ षड्यंत्र होता है, जहर दिया जाता है। तो कुछ लोगों ने कहा कि हम ये अपमान लेकर मेवाड़ वापस नहीं जाएंगे, हम लोग अपने राजा को मार के वापस नहीं लौटेंगे। तो कुछ जो सामंत हैं, कुछ जो उसके साथ लोग थे, वो बसवा दौसा ही रुक गए। अब बसवा दौसा के जो लोग हैं वो पहले से ही खाड़ खा के बैठे थे छत्रियों से, पूरे मीणा इलाके जो पूरे इलाके हैं कि भाई ये दूल्हा आया था, ये और आगे। तो फिर वहां से वो पूरी पलटन मूव होती है राजगढ़ अलवर की तरफ। राजगढ़ अलवर के पास 2-4 गांव हैं, वो पूरे मेवाड़ों के। वहां से कहा कि यार ये जो नई जगह है, वहां से कुछ पलटन जो है वो भरतपुर की तरफ आई थी। भरतपुर की तरफ आने का कारण है कि जो खानवा का बैटल है इसमें भरतपुर रियासत शामिल नहीं हुई थी, तो निष्पक्षता थी, तो इसलिए कुछ लोग इधर लौटे और इधर आके बहुत सारे गांव में यहाँ बसावट हुई। बसावट हुई तो उसके बाद बसावट बन के रह गई और नाम के पीछे जुड़ा रह गया। उसके पीछे क्या तर्क हैं उन पर उतना बुजुर्गों से बहस नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि ये हमने आपको नाम दिया है, आपको लगा के रखना है। अब बहुत सारे लोग भ्रमित होते हैं और फिर वो निकालने की कोशिश करते हैं कि तुम आखिर हो कौन, है ना। हम कोई नहीं है। पार्टी नहीं, वंश से लेना देना नहीं होता। योद्धाओं की ना कोई जाति होती है ना कोई वंश, बस एक रहता है कि वो बस योद्धा हैं। हड़प्पा सिविलाइजेशन में भी 4 वंश थे, बौद्धिक, योद्धा, मजदूर और एक और था, उसको बोलते हैं व्यापारी। 4 वर्ग थे। तो योद्धा वर्ग हड़प्पा सिविलाइजेशन में भी था, मेवाड़ रियासत में भी था और आज भी है। ठीक है, तो ये रॉयल कॉम में आते हैं। तो 5 बज चुके हैं। हम इसको परसों कल भी संडे ना, तो संडे को तुम हिस्ट्री नहीं पढ़ते? पढ़ते हैं। अच्छा एग्जाम है, हाँ एग्जाम 3 दिन। कितने बच्चों का है? हाँ वो कहेंगे फिर साहब हम रह गए स्टोरी पे से, फिर वो बीच में आएंगे, तब तक युद्ध होता हुआ पाएगा उन्हें कहीं ना कहीं। ऑनलाइन वो तो क्या है, कुछ उस पर लेक्चर रहेंगे तो अच्छा रहेगा। कोई बच्चा देखेगा भी तो उस पर सुनेगा, यार मजा आ रहा है कुछ सुनेंगे। तो अब किसी क्लास होगी तो आप लोग 5 बजे के बाद सही क्योंकि पॉलिटी की 5 बजे है। कितने बजे होती है? 5 बज गए क्या? मुझे ज़्यादा पता नहीं रहता। मीटिंग में गए?